गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था, पहले 12 क्वेश्चंस हमने देखे थे थर्मोडायनेमिक्स के। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 13th क्वेश्चन से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज। ये हमने देखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब हमने मेयर्स रिलेशन डिराइव किया था, मेयर्स रिलेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। जब ये रिलेशन हमने डिराइव किया था तब हमने ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी देखा था। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क या फिर वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, सो इन दैट केस होता ये है कि जो आपका वर्क है दैट इज़ मेजर्ड इन जूल्स और जो हीट है जनरली इट इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज। सो वी नीड अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड कैलोरीज। सो वी इंट्रोड्यूस्ड दिस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे पूछा गया है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज, और 4 ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। इट इज़ अ कांस्टेंट, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ कन्वर्जन फैक्टर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है इट इज़ अ कन्वर्जन फैक्टर। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका जो SI यूनिट है वो है जूल पर कैलोरी। SI यूनिट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका यूनिट है जूल्स पर कैलोरी। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है B। नेक्स्ट वी हैव दिस 15th क्वेश्चन। अगेन ये टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, अभी भी थोड़े क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ लीड बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ वॉल एंड स्टॉप्स। जा रहा था, दीवार से टकरा गया और वहीं पे रुक गया। अब क्या होगा उसके आगे? इफ़ 50% ऑफ इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट व्हाट विल बी राइज इन इट्स टेम्परेचर। जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी ऑफ कोर्स वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अगर वो काइनेटिक एनर्जी का 50% उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो व्हाट विल बी राइज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट दी है यहाँ पे S, वहाँ पे ब्रैकेट में क्वेश्चन में आपको दिखाई देगी स्पेसिफिक हीट इज़ S। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से जान लो कि स्पेसिफिक हीट को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि इट इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने Q इतनी हीट दी है, टोटल हीट कितनी दी है Q, और उस सब्सटेंस का मास है m, और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है डेल्टा T। तो हाउ यू कैन डिफाइन स्पेसिफिक हीट? तो स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मास, यानी पर यूनिट मास, यानी विल डिवाइडेड बाय मास m एंड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो पर डिग्री सेल्सियस, तो ये डेल्टा T। सो दैट्स वाई Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ये यहाँ से ये एक्सप्रेशन आया है, ये दिख नहीं रहा है, फिर से एक बार लिख देता हूँ। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो शाइन हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ लिखा। एनीवे, तो S इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे यानी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अगर क्लियर है तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हाँ जी, तो अब देखो, पहले तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी? 12 mv²। और जो हीट एनर्जी है, अब वो जो हीट एनर्जी है वो 50% है इसकी काइनेटिक एनर्जी की। सो आई कैन राइट हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू 50/100 ऑफ 12 mv², यानी ये हो जाएगा 1/4 mv²। ये है Q। और अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले हमने क्या लिखा था? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब इन दोनों से Q इज इक्वल टू 1/4 mv² और ये है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। सो ये दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ, सो MS डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 mv²। दोनों जगह से m कैंसिल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर चाहिए,
सो राइज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 वी स्क्वायर बाय एस। सो वी स्क्वायर बाय 4s, ऐसा मुझे आंसर मिल रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? ठीक, फाइन। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हमने देखा कि ये जो एनर्जी है कौन सी वाली, हाफ mv², इट इज़ इन जूल्स, और ये जो है ये कैलोरी में है। सो दैट्स वाई वी नीड अ कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर यानी ये वाला मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और यहाँ पे हमें उसके लिए उसके जे से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी स्क्वायर बाय 4JS, वेर जे इज़ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ बी ऑप्शन, आई थिंक, यस इट इज़ ऑप्शन बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। कोई भी डाउट रहे तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए और ज़्यादा तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट इज लेट अस प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ 10 kg मास फॉल्स थ्रू हाइट ऑफ 25 मीटर एंड बाउंसेस टू 0.5 मीटर। If all potential energy lost is converted into heat, then rise in temperature is। पहले वो 25 मीटर की हाइट से गिरा और वापस से जब बाउंस हुआ तो बाउंस सिर्फ 0.5 मीटर तक हुआ। तो उन्होंने पूछा है कि जो देयर इज़ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कम्प्लीटली हीट एनर्जी। तो अब इसके बाद जो हीट एनर्जी उसको मिली है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ये यहाँ पे पूछा है। सो लेट अस फाइंड आउट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन राइट दिस लाइक इन दिस वे, mgh1 minus mgh2, this is loss in potential energy and it is equal to ms delta t। सीधा सीधा, क्योंकि अभी हमने देखा कि Q इज इक्वल टू ms डेल्टा t। सो इसलिए अब यहाँ पे m ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, gh1 माइनस h2 s डेल्टा t। सो देयरफॉर डेल्टा टी जो है वो आ जाएगा आपका g इंटू h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय s। तो अभी देखो g जो है यहाँ पे मैं फ़िलहाल टाइमिंग 10 ले लेता हूँ। h1 है आपकी हाइट है, इनिशियल हाइट है 25 मीटर, सो 25 माइनस जो फाइनल हाइट है वो है 0.5 डिवाइडेड बाय s जो है वो दिया है आपको 252। सो ये जो है 25 इंटू 0.5 24.5 आ रहा है, 24.5 इंटू 10 245 डिवाइडेड बाय 252। दिस इज़ वेरी क्लोज टू 1 एंड लेस देन 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, वी हैव ऑप्शन ए दैट इज इक्वल टू 0.95 की। यानी यहाँ पे कैलकुलेशंस की ऐसे खास ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया है, ये यहाँ पे आप आते हो तो इट इज़ 245 252 थोड़े नज़दीक के नंबर्स है। ऑब्वियसली ये रेशो लेस देन 1 रहेगा और क्लोज टू 1 रहेगा क्योंकि नज़दीक के नंबर्स हैं, इसलिए आप डायरेक्टली ये आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पे। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17। 4200 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर, यानी उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये चारों ऑप्शंस में पानी का टेम्परेचर वो बढ़ा रहा है। तो ये कितने मास के पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगा और कितना बढ़ाएगा, ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले ना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो है 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। तो ये जो 4180 है, नाउ इट इज़ अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या होता है कि दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। उसका मास कितना है? 1 kg चाहिए। सो दिस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या बाय 1 केल्विन। तो अब 1 kg का जो ऑप्शन है यहाँ पे, अब देखो चारों ऑप्शंस कैसे हैं।
चारों ऑप्शन है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, देखो यहाँ पे मास को अगर 1/10 कर लिया और टेम्परेचर को 10 टाइम्स बढ़ा दिया, इस हिसाब से अब यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, 1 kg मास ले रहा हूँ और 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मास को 1/10 से कम कर देता हूँ, 1/10 कर दे और टेम्परेचर को 10 टाइम्स बढ़ा देता हूँ, तो भी मुझे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। अगर नहीं पता तो एक बार करके देख लेते हैं कि 4200 डिवाइडेड बाय मास कितना है आपका, एक मिनट, हमें क्या पता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। सो आपका जो m है वो है 100 ग्राम यानी 0.1 kg, 100 ग्राम यानी 0.1 kg, s है आपका 4200 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 10, सो इट इज़ 4200 ओनली। तो ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन बी। हाँ जी, अब सी और डी को भी देख लेते, कहीं वहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना होता तो यहाँ पे और एक ज़ीरो चाहिए था, 4200, तो वो आंसर करेक्ट रहता। या फिर यहाँ पे 10 kg एंड 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन बी, यानी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर बाय मेरे ख्याल से 10 डिग्री सेल्सियस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज स्पेशल केस ऑफ, और ऑप्शंस दिए हैं न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ल्स लॉ एंड लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। बेसिकली इट इज़ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19, if delta Q is greater than 0 when heat flows into the system, delta W is greater than 0 when work done by the system, then increase in internal energy is, हमें सिंपली क्या करना है, बस एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, सो देयरफॉर डेल्टा U यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा Q माइनस डेल्टा W या सिर्फ W, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यस यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, इन अ गिवन प्रोसेस ऑन आइडियल गैस वर्क डन इज ज़ीरो, यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो ज़ीरो है एंड चेंज नहीं बोल सकता, ये जो हीट है वो लेस देन ज़ीरो, देन अब कुछ साइन कन्वेंशन हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे, आपको याद होगा कुछ ऐसा था, एक सिस्टम ऐसे दिखाई थी और एरो ऐसे बाहर था और ये हीट थी। सो हीट इज़ मूविंग आउटसाइड द सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम। सो इन दिस केस एज द हीट इज़ मूविंग आउट यानी हीट इज़ रिजेक्टेड बाय द सिस्टम और वर्क भी ज़ीरो है, सो इसका मतलब ये है कि वो जो हीट आई है वो कहाँ से आई है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से ये हीट आई है और इसी कारण सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर, टेम्परेचर विल डिक्रीज, बाकी कुछ है द प्रेशर ऑफ विल रिमेन कांस्टेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, द वॉल्यूम विल नहीं, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, क्योंकि हीट सिस्टम ने बाहर एमिट की है। अगर सिस्टम खुद की ही हीट बाहर एमिट करेगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ये हीट यानी उसकी इंटरनल एनर्जी से ही आई है, तो इसलिए सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन जो है वो है ए। नेक्स्ट विल प्रोसीड टू 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि सिंपल है तो वो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। इफ 200 जूल हीट इज गिवन टू गैस एंड 100 जूल वर्क इज डन ऑन द गैस, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। यहाँ पे साइन कन्वेंशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले तो हीट इज़ गिवन टू द गैस, तो हीट ऐड हुई है तो यहाँ पे जो Q है वो पॉजिटिव रहेगी।
दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्क इज़ डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस यानी इट इज़ अ कॉम्प्रेशन ऑफ दैट पिस्टन, पिस्टन ऐसे नीचे गई, इट इज़ कॉम्प्रेसिंग दैट गैस। सो यहाँ पे जो वर्क रहेगा वो निगेटिव रहेगा। वर्क डन बाय द गैस बोलते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि पिस्टन ऊपर गई है, वर्क डन बाय द गैस इज़ पॉजिटिव। पर यहाँ पे कहा गया है कि वर्क इज़ डन ऑन द गैस यानी गैस कॉम्प्रेस हुआ है, और अगर गैस कॉम्प्रेस हुआ है तो ये जो वर्क है उसकी जो साइन है वो निगेटिव रहेगी। अब हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, Q is equal to W plus delta U, where delta U is change in internal energy, W is work done and Q is heat supplied. So in this case heat supplied is 200 joule, work जैसे मैंने कहा कि it is work done on the gas, तो ये on gas है तो इसलिए ये -100 रहेगा, और ये change in internal energy and that's why change in internal energy will be 200 plus 100, it is equal to 300 joule। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन है आपका 22 का ऑप्शन मुझे मिल रहा है बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में उनका कहना ये है कि इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस, मैंने थोड़े स्टेटमेंट लिखते वक्त कुछ वर्ड्स स्किप कर दिए हैं, स्टेटमेंट को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, बाकी पूरी स्टेटमेंट आपके पास रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस गैस रिलीजेस 200 जूल हीट, रिलीज़ की है हीट को उसने रिलीज़ किया है, तो हीट विल बी टेकन एज निगेटिव एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। वर्क कितना किया गया है, 8 जूल, यानी अगेन वर्क इज डन ऑन द गैस, तो वर्क भी यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट, इफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज 30 जूल, अब ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी दी है, व्हाट विल बी फाइनल इंटरनल एनर्जी, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। सो फॉर दैट विल गो फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। सो Q कितना है आपका, प्रोसेस गैस रिलीजेस 20 जूल ऑफ हीट, तो 20 जूल ऑफ हीट, तो Q इज़ -20 माइनस Q, क्योंकि हीट बाहर जा रही है, अंदर नहीं आ रही है। सिस्टम से हीट अगर बाहर जा रही है तो हीट को हम निगेटिव लेंगे। एंड वर्क इज़ डन ऑन द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस है तो वर्क भी हम निगेटिव लेंगे। सो यहाँ पे वर्क है आपका कितना, 8 जूल, सो इट विल बी -8 प्लस डेल्टा U। सो देयरफॉर डेल्टा U इज़ इक्वल टू -20 प्लस 8, तो इसी कारण अभी आपका जो डेल्टा U आपको मिल रहा है, डेल्टा U इज -12, यस। सो डेल्टा U जो है वो आपको मिल रहा है -12। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज़ लेस देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी। आपकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो है 30, और जो चेंज हुआ है वो ऐसा है कि हीट रिलीज हुई है, तो डेफिनेटली जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है इज इक्वल टू 30 माइनस 12, तो ये आपको आंसर मिलेगा 18 जूल। सो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, वी हैव ऑप्शन सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया। भले ही वर्क इज़ डन ऑन द गैस, देखो सिस्टम पे वर्क करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, सो इन दैट केस उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, बट एट द सेम टाइम जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है उससे ज़्यादा हीट उसने बाहर रिलीज़ कर दी है। देखो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़नी चाहिए थी, 8 से बढ़नी चाहिए थी, बट प्रॉब्लम क्या है, उससे भी ज़्यादा हीट तो उसने रिलीज़ कर दी है। उसने हीट कितनी रिलीज़ कर दी, 20। सो दैट्स वाई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ -12। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो रही है, और इसी कारण हमने इंटरनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया। ये माइनस से आपको समझ में आ जाएगा। सो कोई डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। नेक्स्ट विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 20, कितना हुआ ये, 24।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अ रिवर्सिबल आइसोबारिक हीटिंग ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 द इक्वेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क आर। देखो आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे जो हीटिंग हो रहा है यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इन दैट केस वी कैन राइट हीट एनर्जी इज इक्वल टू Cp into T2 minus T1. This can be written for heat energy given to that particular gas. Heat energy is equal to Cp into T2 minus T1. और एक बात हमने देखी थी, अगर वर्क उस गैस, if that gas is doing some work, then the work can be given as W is equal to P into delta V. So P into V2 minus V1. तो ये दो सिंपल इक्वेशंस हमें मिलते हैं इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आइसोबारिक प्रोसेस यानी इसमें प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो इसी कारण हमने यहाँ पे Cp कंसिडर किया है, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, एंड प्रेशर जो कि यहाँ पे कांस्टेंट, इट इज सिंपली वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 24 का जो आंसर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे गैस है और यहाँ पे एक ये पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन आप बोल सकते हैं, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, और ये पूरा जो चेम्बर है ये थर्मली इंसुलेटेड है। अब यहाँ पे वैक्यूम है एंड नाउ द गैस इज़ अलाउड टू एक्सपांड। जब गैस एक्सपांड होगा सो इट विल कॉम्प्रेस दिस पिस्टन एंड हेंस इट विल कॉम्प्रेस दैट स्प्रिंग। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास होंगे, वो 4 ऑप्शन, मैंने स्टेटमेंट पूरी लिखी नहीं है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तो, और ऑप्शन भी मैंने लिखे नहीं है, बट यहाँ पे जो फाइनल आंसर है इसका वो कुछ ऐसा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज़ हाफ kx²। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग आपने पढ़ी होगी, यस थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि नहीं, बट याद रखना कि व्हेनेवर स्प्रिंग इज़ कॉम्प्रेस्ड और स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx², हाफ kx², वेयर k इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती है बाय डिस्टेंस x तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी रहेगी, हाफ kx²। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि ये गैस ने इस पिस्टन को पुश किया है, यानी देयर इज़ वर्क डन बाय द गैस। और अगर गैस वर्क कर रहा है, इफ़ दैट गैस इज़ डूइंग सम वर्क, तो वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस इटसेल्फ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हुई, कितने अमाउंट से, इतने, क्योंकि इतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें सेव हो गई है, स्टोर की गई है। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी, आंसर इज सी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज़ हाफ kx²। बाकी ऑप्शंस के लिए हमें थोड़ा सोचना है। देखो ये बाकी ऑप्शंस आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखने के बाद पता चलता है कि बाकी ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोच के मुझे बता दो कि बाकी ऑप्शंस आ सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ इनकरेक्ट, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे है, मैं पढ़ रहा हूँ क्या क्या इनकरेक्ट है। यानी 4 स्टेटमेंट दी है और ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा पी इज़ 0। आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा पी यानी चेंज इन प्रेशर विल बी 0। क्यों, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देख लेते हैं बी ऑप्शन, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इज़ 0। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यानी उसमें चेंज इन वॉल्यूम रहता ही नहीं है, सो दैट्स वाई वर्क डन विल बी 0, तो ये भी करेक्ट है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज़ 0, चलो यार ये भी ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर रहता ही नहीं, इट इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एंड दैट्स वाई इन दिस केस वी कैन से दैट डेल्टा टी इज़ 0।
फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे होता ये है कि आप भले ही हीट दे रहे हो तो वो पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। तो पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट होती है तो देयर इज़ नो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हेंस वी कैन से दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 26 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी वहाँ पे डेल्टा यू जो है ये ज़ीरो रहता है, वहाँ पे हीट भी रहती है और वर्क भी रहता है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी है जो मैंने बोर्ड पे भी लिखी है, वो ऐसी है, एक है असर्शन एंड रीज़न। अब ये ऐसे क्वेश्चन आपके सीईटी में कितने आएंगे, चांसेस बहुत कम है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ठीक है फिलहाल देख लेते हैं इनको क्या कहना है। तो असर्शन है द आइसोथर्मल कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट सर्टन पॉइंट, ठीक है, और उसका रीज़न दिया है आइसोथर्मल चेंज टेक्स स्लोली सो आइसोथर्मल कर्व हैव लिटिल स्लोप, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है द आइसोथर्मल कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। क्यों? देखो आइसोथर्मल प्रोसेस आपको याद होगा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट इसका मतलब ये होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है। तो अगर ये प्रेशर, ये वॉल्यूम कर्व है और ये एक ग्राफ है, सो इन दिस ग्राफ कहीं पर भी आप प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लो, कहीं पर भी ये प्रेशर ले लो, ये वॉल्यूम ले लो, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का वॉल्यूम ले लो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम जो भी यहाँ पे आ रहा है वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये दूसरा पॉइंट, तो पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, यानी हर पॉइंट पे ए पे ले लो या बी पे प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो आपको सेम मिलेगा, वो आपको अलग अलग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अगर ऐसा है, और मान लो मैं दूसरा ग्राफ ले लेता हूँ, अब ये दूसरा ग्राफ है, सो दूसरे ग्राफ में भी ये ले लो, ये पॉइंट सी ले लो और ये पॉइंट डी ले लो, तो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, अब ये दोनों आइसोथर्म है, आइसोथर्म आपको याद होगा नाम, सो ये दोनों आइसोथर्म है, पर ये जो है ये अलग टेम्परेचर पे रहेगा बिकॉज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट, यहाँ पर भी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है, बट यहाँ पे वैल्यू अलग मिलेगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है। अगर दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, दोनों ग्राफ अगर इंटरसेक्ट होते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोनों का टेम्परेचर सेम आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ग्राफ अलग टेम्परेचर पे किया है, ये ग्राफ अलग टेम्परेचर पे किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में T जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर ये दो ग्राफ मिल रहा है यानी आपका टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड हेंस अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि द आइसोथर्मल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट, ये फॉल्स है। दूसरा, द आइसोथर्मल चेंज टेक्स स्लोली सो आइसोथर्मल कर्व हैज़ लिटिल स्लोप, ये बराबर है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। मैं शायद हो सकता है क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको दे दूँ, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट दिस इज़ ऑफ कोर्स नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो ये अगर असर्शन है और ये इसका रीज़न है तो ये इसका रीज़न हो नहीं सकता, भले ही ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज होता है इट इज़ वेरी स्लोली, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट बराबर है। इसका ग्राफ जो है, इसका स्लोप जो है वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का जो
स्लोप रहेगा वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये हमने कहाँ देखा था, आप देखो इसके लिए हमें कैरनॉट इंजन देखना पड़ेगा। कैरनॉट इंजन में जो साइकिल मैंने ड्रॉ किया था उसमें आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, तो आप देख सकते हो कि आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एडियाबैटिक। एडियाबैटिक ग्राफ का कर्व ज़्यादा रहेगा, सॉरी एडियाबैटिक कर्व का स्लोप जो है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल। बट एनीवे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, एंड दिस इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चन सीईटी में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आएंगे। अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी पता नहीं आगे अगर पैटर्न चेंज हो जाता है तो पता नहीं, बट अभी तक तो सीईटी में ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया कि असर्शन और रीज़न आ सकता है। तो चलो एनीवे, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और गिवन ऑप्शंस जो है मैं थोड़े मॉडिफाई करके आपको दे दूंगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। और भी न्यूमेरिकल्स है और भी एमसीक्यूज़ है, हम वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।